हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चों, हमने जर्नी स्टार्ट की हुई है। आप सबको बताया कि हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए बैच चल रही है, जिसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नामक एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। बराबर है। पिछले से क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में काफी सारी चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने देख लिया था कि गुडविल्स की कितनी मेथड होती है। तो हमने देखा था कि गुडविल की 4 मेथड होती है। एक होती है गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। तो आइए दिखाई देता हूं आपको, देखिए जरा। मेथड्स ऑफ गुडविल हमने पढ़ा था। मेथड्स ऑफ गुडविल होती है 4, जिसमें से पहली मेथड हमने देखी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने 2 चीजें सीखी थी, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। उसके हमने एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद सेकंड मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थर्ड वन होती है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एन्युटी मेथड। बराबर है। ऐसी मेथड्स हमने कल लिख ली थी, जिसमें से हम पहली मेथड पे अभी है। टॉपिक चल रहा है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। बराबर है। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको सिंपल एवरेज किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी बताया था पिछले क्लास में, और एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज से किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। राइट, उसका भी हमने एक एग्जांपल कर लिया था। तो आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आप और मैं साथ में मिलकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने वाला, मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि एवरेज प्रॉफिट जो है उसके बारे में मुझे आपके साथ और थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। बराबर है। अब देखिए, चर्चा करना यानी किस बात पर हमको डिस्कशन करना है। एक्चुअली हमने अभी देखा कि हम लोग नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और इसी एवरेज प्रॉफिट को गुडविल फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सेम एवरेज प्रॉफिट उठाकर गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख लीजिए, हमने यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है और सेम एवरेज प्रॉफिट गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर लेके आए हैं। हाँ या ना? ओके, अब ये इसलिए किया हमने बिकॉज हमने ये सोच लिया कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये एकदम क्लियर है। सर क्लियर है मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट्स के डिफॉल्ट नहीं है, एडजस्टमेंट्स नहीं दी हुई है। ये एवरेज प्रॉफिट जो निकाला वो फाइनल है, ऐसा हमने माना हुआ है। बराबर है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपसे कहा था कि आप बीकॉम सेकेंड ईयर में आए हुए हैं बेटा। ठीक है, इतना इजीली आपको कोई भी टॉपिक आने वाला नहीं है। As I discussed in my first video, मैंने आपको पहले वीडियो में ही कहा था कि आपका सिलेबस थोड़ा सा टफ है, डिजाइन किया हुआ है उस तरीके से। ठीक है, तो इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अब चैलेंजिंग चीजें आना चालू हो जाएंगी। क्लियर है? और लास्ट क्लास में जाते जाते बताया भी था कि आज का क्लास जो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सच में इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। राइट, चलिए, तो अभी हमको एक बात मुझे आपको आज बतानी है कि जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, आपको दिए गए क्वेश्चंस में अभी क्या होगा कि जो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो वो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया रहेगा या फिर निकालने बोलेंगे, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बता देंगे आपको कि ऐसे से ऐसा हुआ, वैसे से वैसा हुआ और ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आपको अभी निकालना पड़ेगा क्वेश्चंस में, वो आपका फाइनल नहीं रहेगा। वो एवरेज प्रॉफिट आपका फाइनल नहीं रहेगा। यहां पर हमने एवरेज प्रॉफिट को फाइनल मान के उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए लेके आए थे, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट्स के पहले कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, वो एडजस्टमेंट्स को पहले हमको सॉल्व करना होगा। बराबर है। सर कैसे? एग्जांपल देता हूं, रफ एग्जांपल है, इसको नोट मत करना। जैसे मान के चलो, मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट्स, यहां पे मैंने प्रॉफिट्स दिए हुए, यहां पे मैंने ईयर दिया हुआ है। ईयर है 2008, 2009, 2010। बस 3 ही ईयर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 20,000, 30,000 एंड 10,000। एडजस्टमेंट ये दी हुई है
एडजस्टमेंट ये दी हुई है, गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ ₹5,000 इन द ईयर 2009। अब बताओ, फाइंड आउट करो एवरेज प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर एकदम सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करने बोला है, तो हम कर लेंगे 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कर लो सर, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक सो कि ये आना चाहिए आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आना चाहिए 20,000। लेकिन अब अभी तक हमने ऐसा सॉल्व किया, लेकिन आगे से हमको ऐसा नहीं करना है। ये तो एकदम सिंपल मेथड हो गई। बताइए, ऐसी मेथड हम 12th में करते थे, जो कि हमने एग्जांपल्स लिए ऊपर। ये सारे जो एग्जांपल्स लिए ये एकदम सिंपल वाले लिए मैंने। ये जो एग्जांपल्स लिए हमने ये एकदम सिंपल वाले एग्जांपल्स है। ऐसे एग्जांपल्स हम 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपको इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के साथ साथ क्वेश्चन यही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब यही चीजें सीखनी है हमको। ठीक है क्या? इसके साथ साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। आपको क्या देंगे? कुछ एडजस्टमेंट्स देंगे। ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट? अब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के, एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनो। अभी तक हम इस तरीके से 20,000 रुपए निकालते थे, मतलब ये मेथड के हिसाब से निकालते थे और इसी को हम एवरेज प्रॉफिट मानते थे। लेकिन अभी होगा क्या? देखो, ये जो स्टेप है ये गलत है। सर क्यों गलत है? क्योंकि एडजस्टमेंट क्या बोलती है, बहुत अच्छे से फोकस करो, कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹5,000 इन द ईयर 2009। मतलब 2009 में 5,000 के जो गुड्स थे वो लॉस हो गए फायर से, आग लगने के कारण। और आप सबको पता है गुड्स लॉस बाय फायर जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है या फिर परचेस में से माइनस करते हैं हम उसे। तो आप बताओ कि क्या 2009 का जो 30,000 है, इसमें से ये खर्चा माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया होगा? ऑब्वियसली बात है, फाइनल अकाउंट सबने पढ़ के आए हुए हैं कि ये 5,000 माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया होगा। अरे हाँ है ना? पक्का? सर बेटा मैं ये कह रहा हूं, देखो जैसे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका है लेटेस्ट सपोज 30,000, ये दिया हुआ, ये देखो 30,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। आपने गुड्स लॉस बाय फायर ऐसा लिखा होगा 5,000 रुपए। आई मीन टू से दैट ये जो 30,000 आया है ये 5,000 माइनस करने के बाद ही आया होगा। अरे हाँ है ना? खर्चा है, लॉस है, तो माइनस होके ही प्रॉफिट निकलता है ना? जी सर। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हम एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेजली कितना प्रॉफिट हमको हर साल होगा। ठीक है क्या? तो क्या ये उचित रहेगा ये फायर वाला जो लॉस है ये हर साल ट्रीट करना? ये तो एबनॉर्मल लॉस है ना। हमने 3rd सेमेस्टर में कंसाइनमेंट अकाउंट नाम का चैप्टर पढ़ा, उसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाया हुआ था आपको। ठीक है? तो ये जो 5,000 रुपए है ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जिसे हम रोक नहीं सकते, वो अपने हाथ में नहीं रहता है। ठीक है क्या? मतलब जो बाय नेचर हो गया, जैसे आग लगना, बाय नेचर आग लग गई, इसको हम रोक नहीं पाए। ठीक है? ऐसा नुकसान जो हम रोक नहीं सकते उसको एबनॉर्मल नुकसान बोलते हैं, बराबर है क्या? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब ये एबनॉर्मल लॉस आप मुझे बताओ कि क्या हर साल होने वाला है? क्या हर साल आग लगने वाली है? कंफर्म सर 5,000 के गुड्स जलने वाले हैं? नहीं, ये जो आग लगी ये इसी साल लगी बस। और अगर ये एबनॉर्मल घटना नहीं होती तो मेरा जो प्रॉफिट होता ना ये 30,000 नहीं होता, मेरा जो प्रॉफिट होता वो होता 35,000। है ना? बराबर है सर। हम गुडविल निकाल रहे हैं ना। गुडविल क्या निकाल रहे हैं कि सामने एक आगे के फ्यूचर में 1-2 साल में या फ्यूचर में 3-4 साल में मेरे बिजनेस का कितना पैसा बनेगा। तो ये आग लगने का कारण ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ, ये तो एबनॉर्मल है। तो इसको आगे इसको ध्यान में रखते हुए हमने वैल्यू निकालनी चाहिए क्या? नहीं, आंसर इज नो। तो ऐसी कुछ चीजें
एबनॉर्मल चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, ताकि ये अगर नहीं होती तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता 35,000। इसके होने के कारण ये 35,000 रुपए, मतलब ये 5,000 रुपए आपका लॉस हो गया। बरोबर है? समझ में आया? नहीं समझाऊंगा तो और एक एग्जांपल देता हूं। दिस इज योर फादर, ठीक है? कोई बुरा नहीं मानना भाई, हमारे फादर ऐसे लगते क्या सर? हाँ, पापा को बिल्कुल मत दिखाना। ध्यान दो, ये आपके फादर है। लेट अस सपोज कि आपके फादर को 80,000 रुपीज मंथली सैलरी है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग अ अजम्पशन, ठीक है? क्या 80,000 रुपए प्रति महीने आपके पापा सैलरी कमाते हैं, ठीक है? मान लो अगर मैंने आपको पूछा कि बेटा बताओ आपके पापा 3 महीने में कितने पैसे कमाते हैं, तो बोलेंगे सर क्या इजी है? कितना इजी है? मल्टीप्लाइड बाय 3 महीने कर दो, 2,40,000 आ गया। ये सबको समझा? हाँ सर। लेकिन अगर मैंने बोला कि बेटा आपके पापा, ये एग्जांपल पहला था, ठीक है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दूसरा, 80,000 रुपए आपके पापा प्रति महीने की सैलरी कमाते हैं, ठीक है? लेकिन इस महीने में आपके पापा के ना 10,000 रुपए ना चोरी हो गए। 10,000 रुपए जो हो गए वो चोरी हो गए। मान लो पापा को सैलरी मिली थी, वैसे तो आजकल बैंक में ही ट्रांसफर करती है कंपनी सैलरी, लेकिन मान लो पापा को कैश में सैलरी मिली थी। पापा घर लेके आ रहे थे, जेब से चाबी निकालने का 10,000 रुपए गिर गया। समझ में आया? 10,000 का लॉस हो गया। फादर फुल टेंशन में, ठीक है? क्या घर पे आने के बाद तुम पापा को देख लिए, पापा डबल टेंशन में। बरोबर है? क्या क्लियर है? समझ में आई क्या बात? तुमको पता है पापा टेंशन में आते तो क्या होता है, सबको मालूम है कि नहीं? जी सर पता है सर, बिग बॉस है वो, है ना? चलिए, पापा टेंशन में आते, गुस्से में आते तो बहुत कम भारी हो जाता है, ठीक है? इसलिए ये वीडियो आपने ही देखना है, पापा को नहीं दिखाना, ठीक है? हाँ, तो 10,000 रुपए आपके पापा का लॉस हो गया, ठीक है? अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ आपके पापा 3 महीने में कितने पैसे कमाते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनना, आपके पापा को 3 महीने में कितने पैसे मिलते हैं, कितने पैसे कमाते हैं आपके पापा? आप बोलेंगे सर 80,000 रुपए सैलरी आती थी, 3 महीने की 2,40,000 हुए, लेकिन यहाँ ना मेरे पापा के ना 10,000 चोरी हो गए, तो ना अब ना मेरे पापा ना हर 3 महीने में 2,30,000 ही कमा पाते हैं। ये आंसर उचित है कि ये वाला ही आंसर आएगा इस केस में भी। बेटा 10,000 जो लॉस हुआ वो सिर्फ इस महीने में हुआ, हर महीने में थोड़ी ना होने वाला है। आपको पूछा है कि आपके पापा कितने कमाते हैं 3 महीने में, तो 80,000 की सैलरी है, 3 महीने में 2,40,000 ही कमाएंगे। ये लॉस को किसी ने ट्रीट ही नहीं किया, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। एक्चुअल इनकम कितनी है आपके पापा की? एक्चुअल इनकम ये नहीं है 2,30,000 एक्चुअल इनकम। अब यहां से हर 3 महीने बाद आपके पापा 2,30,000 ही कमाएंगे क्या? नहीं, आपके पापा की अर्निंग तो 2,40,000 ही होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, डन सर। ये जो 10,000 का लॉस है ये एवरी 3 मंथ्स में एक बार कंफर्म हो गए, ऐसा है क्या? नहीं। तो आपके पापा को जो सैलरी मिलने वाली है वो तो 80,000 ही मिलेगी। बस इस महीने में 10,000 की अनसर्टेनिटी हो गई, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। बरोबर है? इसके कारण 10,000 कम मिले। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो आपके पापा तो 2,40,000 ही कमाते। मतलब आपके पापा को सैलरी जो मिल रही है, मान लो वो गुडविल है, तो आपके पापा की गुडविल कितनी है? 2,40,000 ही है। समझ में आया मेरी बात? तो ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, ये हो गया एक्चुअल इनकम। तो बस यही चीज हमको यहां पर भी सीखनी है, यही चीज हमको यहां पर भी सीखनी है कि अगर ये 5,000 का लॉस नहीं होता, जो कि हुआ है, अगर ये 5,000 का लॉस नहीं होता तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 30,000 के बजाय कितना हो जाता? 35,000 हो जाता। बरोबर है? तो आपको ये एक्चुअल वाला प्रॉफिट लेना है, ठीक है? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से दिया रहेगा, वो प्लस माइनस करके जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो दिया रहेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि अगर ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, अगर ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता। बरोबर है क्या? बात समझ में आई सबको? यस सर। तो इसी को एडजस्टमेंट्स बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। मतलब सर आपका ये कहना है कि ये 30,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये 5,000 माइनस होने के बाद है। हाँ बराबर है, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा गया था। अब आपको कितना समझना है, 35,000, क्योंकि बिजनेस की गुडविल निकालना है ना। ये आग लगने के कारण बिजनेस की गुडविल कम हो जाएंगी क्या, बताओ 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 बताओ। हल्दीराम में लेट अस सपोज हल्दीराम के एक ब्रांच के किचन में, लेट अस सपोज शंकर नगर चौक में एक ब्रांच है, वहां पे किचन में छोटी सी आग लग गई ऐसी, ठीक है, और आधा किचन जल गया। अब इसका असर क्या होगा मालूम है आपको, इसका असर ऐसा होगा क्या कि हल्दीराम का कल से वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए हम ऐसे जो लॉसेस है ना इसको ट्रीट नहीं करते, लेकिन जब हमको प्रॉफिट दिया रहता है ना, ये तो एज पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है, ट्रेडिंग और P&L के हिसाब से ये प्रॉफिट दिया रहता है। और अकाउंटिंग में आपने देखा ही है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी चीजें हम माइनस करते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल आपको दिया रहेगा प्रॉफिट, देखो ये जो एक्चुअल आपको दिया रहेगा प्रॉफिट, यहाँ पर ये आपने ये समझना है कि ये प्रॉफिट पूरे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स माइनस प्लस करने के बाद दिया हुआ है। जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ये वो प्रॉफिट है। तो बाद में आपको एडजस्टमेंट्स दी रहेंगी, क्वेश्चन में बहुत सारी एडजस्टमेंट दी रहेंगी, तो उसमें आपको जाकर देखना है कि क्या ये 5,000 से मेरा प्रॉफिट या गुडविल पे कोई असर पड़ने वाला है क्या। अगर ये लॉस नहीं होता तो फिर मेरा प्रॉफिट जो हो जाता वो कितना हो जाता, 30,000 नहीं होता, वो 35,000 होता। बात समझी, पक्का। मतलब मेरे बिजनेस की जो वैल्यू थी 2009 में वो 30,000 नहीं थी, वो 35,000 होगी, क्योंकि आग लग गई थी इसलिए 30,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल मेरी वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल मैंने कितना पैसा कमाया, 35,000। 5,000 तो आग लग गई तो उसमें चला गया, है ना। बिल्कुल सर, अगर वो नहीं जाता तो 35,000 मेरे हाथ में आ जाते, बिल्कुल। तो अब एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो अब एवरेज प्रॉफिट आपका निकलेगा कुछ इस तरीके से। मैं जानबूझ के इसके साइड में लिखता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। ये लिखना नहीं है आपने, बस एग्जांपल है। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी पहले साल का प्रॉफिट 20,000 है, दूसरे साल का प्रॉफिट 30,000 नहीं लेना है, दूसरे साल का लेना है 35,000 आफ्टर एडजस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट्स को ऐड करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो लेना है हमको। तो यहां आएगा 35,000 और यहां पर बचेगा 10,000 रुपए, और डिवाइडेड बाय कर लो 3। 20,000 35,000 plus 10,000 divided by 3. It becomes 21,667 rupees. आप डिफरेंस देख लो, यहाँ 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर 21,000 आ गया। अब अगर इसके हिसाब से आप गुडविल निकालो, मान लो ईयर ऑफ परचेस 2 है, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। जिसको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, ध्यान रखे, पढ़ना है आपको, पढ़ना है बेटा, ठीक है। मैंने जो क्लास में पढ़ाया वो दूसरे दिन क्लास अटेंड करने से पहले जो पहले दिन पढ़ाया हुआ है वो पूरा पढ़ के आना है, तभी समझेगा। अब जाहिर सी बात है, अब सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर मैं अभी ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। अब कोई बच्चे को यही क्लिक नहीं हो रहा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, या फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, तो बेटा ये सब पढ़ा के कोई फायदा है क्या। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमने ये देखना है, बस आगे बढ़ाना है, तो कोई मतलब है इस चीज का नहीं। तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। मैंने पूछा कि एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या था जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समझ जाना हमारी पिछले क्लास की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हुई है।
तो आपको क्या करना है, वापस पिछले क्लास में जाना है, वो पहले पढ़ना है और फिर इस क्लास में आके इसको आगे बढ़ाना है। समझ में आया क्या? अगर ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ क्लासेस ही खत्म होगी, आप में इंक्रीमेंट कुछ नहीं होगा। बरोबर है? चलिए, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो बहुत इजी लगता है, मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत इजी लगेगा आपको, कह रहे ये तो ऐसे ही आ जाता है, अरे ये तो ऐसे ही है। बरोबर है ना? लेकिन जब दूसरे दिन हम खुद करके सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे आती है डिफिकल्टीज। बरोबर जी सर। एवरेज प्रॉफिट ये आएगा 20,000। मान लो ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर्स है, तो गुडविल हो गई 40,000 रुपए। यहां पर भी सेम कर लेते, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज। तो कितना हो जाएगा? 21,667 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज है कितना? 2। इट बिकम्स 43,334। ठीक है, अब आप ये देखो, यहां पर जो गुडविल आई है बेटा 43,334, और यहां पर जो गुडविल आई है वो आई है 40,000। अब आप बताओ, अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो आप सामने वाली पार्टी से गुडविल का इतना पैसा लोगे कि 40,000 लोगे? आप बोलेंगे सर अगर हमको सामने वाले को बिजनेस बेचना है तो हम तो इतना पैसा लेंगे उससे, हमने बिजनेस खड़ा किया है, मजाक थोड़ी है, हमने बिजनेस चालू किया, हमने गुडविल क्रिएट किया है, तो हम कम पैसा क्यों लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करना है ना। अब देखो, सिर्फ जो 5,000 का खर्चा अगर लॉस नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, और प्रॉफिट के हिसाब से ही अपने बिजनेस की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, लॉस हुआ इसलिए प्रॉफिट 30,000 दिख रहा है। अगर लॉस नहीं होता, अगर आग नहीं लगती, तो मैंने कितने का बिजनेस किया, मैंने इस साल कितने रुपए कमाया? 35,000। तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। पापा के पैसे चोरी हो गए इसलिए 70,000 रुपीज घर पे आए, क्योंकि 10,000 चोरी हो गए थे। अगर चोरी नहीं होते तो 80,000 ही आते। मतलब इसका ये नहीं कि पापा ने 70,000 ही कमाए, इसका ये मतलब होता है कि पापा ने 80,000 रुपए ही कमाए थे। वो तो 10,000 रुपए चोरी हो गए इसलिए, नहीं होते तो 80,000 रुपए के मालिक है पापा। तो बस सेम टू सेम, आग लग गई इसलिए 30,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, नहीं लगती तो हम भी कितने के मालिक थे? 35,000 के। तो एक्चुअल कौन सा है, 30 की 35,000? तो 35,000। समझ में आया? कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट्स आपको आएंगी, और इस तरीके से एडजस्टमेंट्स आने के बाद ये एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। समझ में आया? और इसी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है हमारे पास, जो मैं आपको लिखवा कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता कौन सी एडजस्टमेंट प्लस करनी है, कौन सी एडजस्टमेंट माइनस करनी है, हमको कैसे पता? ठीक है, तो मैंने बोला बेटा फिक्र नहीं करना, जब हम यही पे है तो आपको क्यों टेंशन है, हर चीज बनाई आपके लिए, सिर्फ आप पढ़ाई करो। क्या हो गया इसे? जस्ट सेकेंड, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, चलो अभी इसके लिए हम कुछ बातें लिखेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट्स हमको प्लस करनी है, कौन सी एडजस्टमेंट हमको माइनस करनी है। ठीक है, और धीरे धीरे यही क्वेश्चंस है हमारे कि कौन सी एडजस्टमेंट्स हमको प्लस करनी है, कौन सी एडजस्टमेंट्स माइनस करनी है, या हाउ टू सॉल्व एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद कैसा गुडविल निकालना है, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। बरोबर है? चलिए, तो हमको लिखना है हेडिंग। पहले तो एक काम करो, नोट लिखो, हेडिंग ये डालो IMP मोटर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि एवरेज प्रॉफिट को ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट को ही क्या कहते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसी को एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो पहला नंबर नोट लिखे, एवरेज प्रॉफिट is also called as
एवरेज प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को ही हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहेंगे। ओके, ओके डन। ये पहला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में FMP भी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये पहला नोट। दूसरा नोट, दूसरा नोट मतलब एक अपने आप में हेडिंग है, हाउ टू सॉल्व द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स किस तरीके से सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें लिखवा कर देता हूँ, क्या प्लस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, कुछ ही बातें लिखवा कर देता हूँ। कुछ जो बातें हैं वो फिर हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे। तो मान लो आपको सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है जो कि हमने लिया था, जैसे कि आपका एवरेज प्रॉफिट दिया होता है। मान लो 4 साल का आपको दिया हुआ है। इसमें से आपको क्या करना है? कुछ चीजें प्लस करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है। अब क्या चीजें प्लस करनी है और क्या चीजें माइनस करनी है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें प्लस होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए माइनस। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका कोई एबनॉर्मल लॉस है, अभी अभी हमने देखा, अगर आपका कोई एबनॉर्मल लॉस है उसको आपको ऐड करना है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आपको करना है ऐड। एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस अगर आपको किसी भी ईयर में दिया है तो उसको करना है आपको ऐड। बराबर है, पक्का? सर एबनॉर्मल लॉस ऐड क्यों करना है? रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये लॉस जो एबनॉर्मल लॉस है ये हर साल आपको नहीं होगा, ये कभी कभी ही होगा। पापा के हर महीने में 10,000 रुपए चोरी नहीं जाएंगे, ठीक है, वो कभी कभी होंगे। ठीक है, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट ऐसा होना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि बाई चांस हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं कि रोज एक्सीडेंट होगा। समझ में आएगा? एबनॉर्मल चीज है, वो कभी कभी ही होती है। तो जो कभी कभी होती है, अगर वो नहीं होती तो हमने पैसा अच्छा खासा कमा लिया होता। बराबर है कि नहीं? तो जो वो नहीं होने के पहले क्या हो गया रहता, वो प्रॉफिट हमको यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट में लेना है, इसलिए इसको वापस ऐड करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि मुझे 30,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा था 2009 में, एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसको ऐड कर दो। अगर ये लॉस नहीं होता तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाता? 35,000। बात समझ में आई? इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हमने किया ऐड। राइट, डन सर। इसी के उल्टा, अगर एबनॉर्मल इनकम हो रही है आपको, तो इसको आपको माइनस करना है। सर इनकम हो रही है ना, आने दो पैसा, ऐसा नहीं। एबनॉर्मल इनकम मतलब कभी कभी ही होने वाली इनकम। ठीक है, एग्जांपल ले लो, पापा का एग्जांपल ले लेते। ये आपके पापा है, सैलरी कितनी है पापा को? बोलो बोलो,
80,000 रुपए, बराबर है। अब क्या हुआ पता है क्या, अब पापा घर से आ रहे थे, सॉरी घर से नहीं, पापा कंपनी से आ रहे थे, घर से कहाँ आएंगे, घर में तो आते हैं। पापा कंपनी से आ रहे थे, पापा को रास्ते में अचानक से 20,000 का एक बंडल पड़ा मिला। ओहो सर, वाह सर, क्या मस्त, मुस्कान तो देखो चेहरे पे कैसे आई है सबकी, है ना। नालायको, ये 20,000 रुपए पापा को मिले, ठीक है ना। इस बार तो मोबाइल पक्का सर, पापा को 20,000 मिल गया सर, अब क्या चाहिए, इस बार तो मोबाइल लेके मांगूंगा मैं, देखना सर, ठीक है। ऐसा नहीं करते बेटा। ये जो इनकम हुई, अब पापा को इस महीने में कितने पैसे पापा घर लेके आए, 1 लाख रुपए, मुबारक हो, आप लखपति बन गए हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए आपके घर में आए हैं, लखपति बन गए। तो एक बात बताओ रे, ये 1 लाख रुपए हर महीने में पापा को आएंगे क्या, ये 1 लाख रुपए हर महीने में पापा को मिलेंगे क्या। पापा की सैलरी कितनी, 80,000 रुपए, 3 महीने में पापा कितने कमाएंगे, 2,40,000 रुपए। सत्य यही है, सत्य पे फोकस करो हमेशा, ठीक है क्या। सत्य की हमेशा जीत होती है, बराबर है, कहावत तो सुनी होगी। पापा को सैलरी कितनी है, 80,000, 3 महीने का पापा का इनकम कितना है, 2,40,000। ये सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इसमें जो चीजें आ रही है जा रही है उसको हटाओ, सत्य क्या है, 80,000 महीने का, 3 महीने का 2,40,000, दैट्स इट, समझे। तो ये जो हो गया बेटा, ये जो हो गया, ये हो गई अबनॉर्मल इनकम। मतलब ये ऐसी इनकम जो हमको बार बार हर साल हर महीने में नहीं होने वाली। इसी साल हो गई, मिल गया पैसे, किस्मत अच्छी थी, दिन अच्छा था, भगवान अपने ऊपर मेहरबान थे, मिल गया पैसे। इसका ये थोड़ी मतलब है कि पापा की सैलरी जो है वो 80,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई, ऐसा है क्या। नहीं, पापा घर पे कैसा बोलेंगे, क्या ये लो बेटा आज तुम्हारे लिए सब कुछ, मम्मी को बोलेंगे ये ले, मतलब कुछ लाएंगे मम्मी के लिए, ये ले तेरे लिए साड़ी लाया मैंने, ठीक है, आज से मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, अगले महीने में 1 लाख रुपए मिलेंगे। मम्मी पूछती अजय ऐसा क्या हुआ, बोले अरे पगली तुम नहीं समझेंगी, 20,000 रुपए मिले मुझे रास्ते में। मम्मी ने ऐसे गुस्से से देखा पापा की तरफ, तुमको इस महीने में 20,000 रुपए मिले रास्ते में, तो क्या हर महीने में 20,000 रुपए मिलेंगे, अकल वकल है कुछ, ऐसे बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। आपको पता है पापा को मम्मी कैसे डांटती है, बराबर है। और सीक्रेट बताओ क्या, वो बंदा सिर्फ मम्मी से डरता है, बाकी दूसरा किसी से नहीं डरता। समझ में आएगी बात, हाँ सर, ओके चलिए। तो बेटा ये एबनॉर्मल इनकम है। हमको एक्चुअल बता दो आपका इनकम कितना था, एक्चुअल तो 80,000 ही होगा, यानी कि ये जो टोटल आपको दिया है 1 लाख रुपए, इस महीने में पापा बोलेंगे कि मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। लेकिन ये इनकम से गुडविल डिसाइड नहीं होती, क्योंकि इस 1 लाख रुपए में 20,000 ऐसे छुपे हुए हैं जो अबनॉर्मल तरीके से कमाए गए, यानी कि 2 नंबर की कमाई। तो इसको हटा दो, 20,000 को हटा दोगे तो लास्ट में कितने बचेंगे, 80,000 रुपए। ये आ गया आपका एक्चुअल, समझ में आया। इसलिए एबनॉर्मल इनकम क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, ठीक है, माइनस करेंगे, समझा। एबनॉर्मल इनकम माइनस क्यों होती है, बिल्कुल। एबनॉर्मल लॉस जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमारा ज्यादा फायदा हो जाता, वो हमारे काम का है, वो हुआ इसलिए हमारा प्रॉफिट कम हुआ, तो उसको अवॉइड कर दो। एबनॉर्मल इनकम, ज्यादा की इनकम मिली तो उसको गुडविल ट्रीट नहीं करना, क्योंकि अगर वो नहीं मिलती तो तुम्हारी तो 80,000 रुपए की सैलरी थी ना, हाँ, इसलिए उसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि गुडविल मतलब क्या, हम फ्यूचर में 3 से 4 साल में कितना बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, वो सब है। और इसके अलावा अगर हमको बाद में कोई इनकम होने वाली है फ्यूचर में मान लो, तो उसको ऐड करेंगे, फ्यूचर इनकम, उसको तो ऐड ही करेंगे। सर फ्यूचर इनकम को ऐड क्यों कर रहे हैं, ये आपकी गुडविल बढ़ाता है बेटा। अब मुझे पता है मेरा बिजनेस है, मैं आज चला रहा हूँ, मुझे पता है आज मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता है, मुझे पता है आज मैं अपने बिजनेस को किस लेवल पर मेंटेन कर रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर मुझे ये मालूम है या किसी ने बता के रखा हुआ है कि सर अगले साल मेरे यहाँ ना, मतलब आपके क्लासेस में ना 100 स्टूडेंट्स आने वाले कंफर्म है, मेरे यहाँ से आएंगे,
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बोला है कि सर अगले साल आपकी मतलब मैं भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ ट्यूशंस में और मेरे पूरे 100 बच्चे आपके आएंगे, ठीक है क्या? तो हमने सोचा कि अगले साल जो आएंगे वो 100 बच्चे आएंगे, बराबर है। और अब ये फ्यूचर इनकम, फ्यूचर में आने वाली इनकम है, तो ये हमारी गुडविल बढ़ाएगी कि कम करेगी? ऑब्वियसली बात है, गुडविल बढ़ाएगी आपकी, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? देन अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, खर्चा होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो उसको हमको माइनस करना पड़ता है, बराबर है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है पक्का। एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। एबनॉर्मल इनकम अगर होती है लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो। फ्यूचर इनकम प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। फ्यूचर में होने वाले खर्चे माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद जो आएगा ना बेटा, वो आपका रहेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद जो प्लस माइनस करके आएगा ना, ये रहेगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल बोलने से पहले हम इसको नेट बोल सकते हैं, नेट एवरेज प्रॉफिट। समझे? मतलब सही वाला एवरेज प्रॉफिट ये रहेगा। डन? सबको समझा ये कंसेप्ट? क्या चीजें माइनस करनी होती है, क्या चीजें प्लस करनी होती है। सिर्फ माइनस क्या करना, प्लस क्या करना ये नहीं बताया, क्यों माइनस करना, क्यों प्लस करना, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? नहीं तो ये 2 मिनट नहीं लगते बताने के लिए, पूरा लेक्चर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, बस आप इसमें वैल्यू डाल देना, आंसर आ गया। वैसा नहीं होता। सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि ये माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन मालूम होना चाहिए ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो मुझे भाव नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है, बराबर है कि नहीं? अरे समझ में आया? रीजन तो पता होना चाहिए। बात समझिए क्या? जी सर। चलिए, तो ये आपको नोट करना है फटाफट, ये नोट कर लो आप जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट सॉल्व करने में बहुत काम आएगा आपके। नोट डाउन, जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। डन? सर इतनी जल्दी क्या होता है? वीडियो पॉज कर लो बेटा। मैंने तो पहले बताया था, सेल्फ ऑपरेटेड क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस, यही तो बेनिफिट है। आपको जब चाहे तब आप देख सकते हो मुझे। आप मुझे रात को 12-1 बजे भी ऑन कर दो, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। आप सुबह 4 बजे भी ऑन कर दो, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा, पढ़ाना चालू कर दूंगा। बराबर है कि नहीं है? समझ में आया क्या? आप मेरी स्पीड बढ़ा दो, मैं जैसे डांस करने लगूंगा आपके सामने। स्पीड स्लो कर दो तो मैं एकदम स्लो मोशन करने लगूंगा ऐसे। बराबर है? आप सेल्फ ऑपरेटेड है, आप हमको जिस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं उस तरीके से करिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारी एक मेथड हो गई खत्म, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर अभी तक एक ही मेथड खत्म हुई क्या? आपको क्या लगा चारों मेथड खत्म हो गई? अभी तक तो एक ही चल रही थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात समझ में आई क्या? पक्का? हाँ सर, अंदाजा लग गया सर, आपने बोला था सर सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते, अब कुछ भी हो पढ़ना तो है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट क्लास में समझा दिया था कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअली बोलते किसको है। ठीक है, चलो एक बार फिर समझा देता हूँ शॉर्टकट में। कि हमने देखा था कि कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट कमाता है नॉर्मली 10 लाख का, लेकिन इस साल एक्चुअल में उस बिजनेस वालों ने 25 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो नॉर्मली इस बिजनेस करने वाले 10 लाख कमाते, लेकिन इन्होंने कितना कमा लिया? 25 लाख। मतलब नॉर्मल लोगों से 15 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए। ठीक है, तो ये जो 15 लाख हो गया, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट क्लास का वीडियो देख लो, उसमें जाके आपको पता चलेगा। चले आगे? जी सर। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते? हेडिंग डालना पड़ेगा, सेकंड मेथड।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है, राइट। इस मेथड को सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सुपर प्रॉफिट मेथड को सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, बराबर है क्या। अब इस सुपर प्रॉफिट में करना क्या है, पहले बहुत अच्छे से समझो। सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या है, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं कि हमको स्टेप्स किस तरीके से बनानी है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, ये दिया हुआ है पक्का। अब सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज से गुडविल का फॉर्मूला है। अब इसमें आप ये बात आप बताओ कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये प्रश्न है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, बराबर है। जो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास उसको हटा दो, जिसमें से नहीं, एक सेकेंड, हाँ बराबर था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, ओके। अब इसमें हमने ये तो सीख लिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालती है, तो हमने सीख लिया, पूरी रामायण पढ़ ली इसके बारे में, बराबर है। अब प्रश्न ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले। तो इसके बाद हमको इसके पहले हमको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आइए नॉर्मल प्रॉफिट की ओर बढ़ते। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी आएगा फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, हाँ बिल्कुल ऐसे निकलेगा। अब 12th तक में क्या होता था पता है क्या, यहाँ से बेसिक लेवल में क्या होता था, यहाँ तक ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये आपको दे के रखते थे 12th तक के, अभी ये देना बंद कर दिए उन्होंने। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, अभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना पड़ता, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। मतलब सर इसके बाद हमको क्या निकालना होगा, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये क्या भारी मजाक है हमारे साथ सर, ऐसा ही है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कि हमारा कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। आसान भाषा में बात की जाए तो सारी एसेट्स टेंजिबल में से अगर लायबिलिटीज को हटा दिया जाए, ये एक रफली सुनो, ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन मैं आपको क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा, लेकिन एक रफली आइडिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या होता है, तो कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है यानी कि कैपिटल। तो एसेट में से लायबिलिटी हटा दो तो कैपिटल मिलेगा। सर ई कैसा, तो ध्यान दो, बैलेंस शीट तो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन कभी बैलेंस शीट समझ के नहीं पढ़ी,
तो ये आपकी गलती है, या आपकी गलती भी नहीं है, आपको जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एसेट्स है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मान लो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। मेरे पास क्रेडिटर्स है 50,000 के, और हमारे पास बैंक का लोन है 50,000 का। तो मेरा कैपिटल कितना होगा? आपको पता है बैलेंस शीट की टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए। 12th में आप हमेशा यही ध्यान रखते हो कि बैलेंस शीट कैसे भी टैली आ जाए। बैलेंस शीट जिसकी टैली आ गई उसको, मतलब वो बोलते हैं ना, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और बैलेंस शीट टैली आना एक तरफ। बराबर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपने टोटल किया 3 लाख रुपए, यहाँ का टोटल आया 3 लाख रुपीस, इधर भी 3 लाख रुपीस टोटल। लायबिलिटीज हटा दो, इसको हटाने के बाद जो कैपिटल बचता है वो 2 लाख। समझ में आया? यानी कि मेरे पास 3 लाख की एसेट है जिसके में से 1 लाख का मेरे ऊपर कर्जा है, यानी मेरा खुद का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 2 लाख रुपए। ये अंडरस्टैंडिंग थी बैलेंस शीट की, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट को समझ के पढ़ना। सर काश हम आपके पास पहले से पढ़े होते। पास्ट वाली बातें, बीती गई बातें आप याद मत करो, अभी जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। चलो सर मतलब आपका ये कहना है कि अगर हमको सुपर प्रॉफिट से निकालना है गुडविल, तो हमको फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इधर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाले फॉर्मूले में हमको ये नहीं पता कि सुपर प्रॉफिट कितना कैसा है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में भी एक शख्स मिलता है जिसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए हमको अगला वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगला वाला फॉर्मूले में एक शख्स आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अभी तक उसकी वैल्यू दी रहती थी क्वेश्चन में, लेकिन वो बेसिक था 11th-12th में। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। सामने ऐसे बहुत भारी भारी क्वेश्चन है जिसमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है आपको और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के बाद ये देखो, सबसे पहले आपको फिर क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर ये एनआरआर क्या होता है? एनआरआर नहीं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने इतना पैसा बिजनेस में लगाया तो आपको उसका कितना रिटर्न मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में या कुछ भी। आप जितना पैसा लगाते हो तो आपको उसका कितना % रिटर्न मिलता है, यानी कि इनकम होती है आपकी। ठीक है, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं उसे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट दोनों मिल गए, तो दोनों को माइनस करके आएगा सुपर प्रॉफिट, यानी कि स्टेप नंबर 3 ये है। और स्टेप नंबर 4 लास्ट में लगेगा गुडविल। सर मतलब इसमें 4 स्टेप फॉलो करनी है? हाँ बेटा बिल्कुल। सर सच बात बताए क्या? सच बात बताए क्या? जब आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा ना सर, सिर्फ यही वाला ऊपर वाला ही जब फॉर्मूला लिखा ना, हमको लगा कि वाह सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मुन्ना, ऐसा नहीं होता। तो चलो आओ स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज लगाते हैं। सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखे सर। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरीके से निकालना है? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला स्टेप आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, यस सर। उसके बाद इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो ये रहा फॉर्मूला आपके पास। एसेट्स में से लायबिलिटीज को हटा दीजिए,
ये रहा आपका स्टेप 1। ठीक है जी। कभी कभी अगर ये दिया हुआ है तो आपको इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दिया हुआ है तो फिर आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बरोबर। स्टेप 2, कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या आएगा आपके पास, बताओ। आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर रहेगा तो बिल्कुल। स्टेप 2 रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, बरोबर है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू एनआरआर अपॉन 100, बरोबर है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, डन। तीसरा स्टेप, यदि नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो आप सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो निकाल तो सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मान लो, इसको कौन निकालेगा? एवरेज प्रॉफिट को कौन निकालेगा? सर एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं रहता। कहाँ दिया रहता है बेटा, हर चीज निकालनी होती है। एवरेज प्रॉफिट निकालो, स्टेप नंबर तीसरा। और एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालना है पता है आपको? ये ऐसा निकालना है, ये हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट निकालना। ये यहां से, ये इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालना। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या सिलेबस? सर आप हमें डरा रहे हो सर। तो बिल्कुल डरा रहा हूं, बिल्कुल डरा रहा हूं। डर होना चाहिए तभी तो पढ़ाई करोगे आप। और बिल्कुल एक का भी, मेरा स्टूडेंट कोई भी उसका बैक नहीं लगना चाहिए। सब चीजें पहले ही बता के रखी है मैंने कि सिलेबस टफ है, आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप नहीं सुन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। ये फोर्थ सेम ऐसा सेम है जिसमें अकाउंट्स अच्छे को लटक जाता है, समझ में आएगा। और बाद में इधर फाइनल ईयर भी पास हो जाते हैं लेकिन फोर्थ सेम क्लियर नहीं होता। तो अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट बनाएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। अब एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। एज पर मेथड 1 जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, एवरेज प्रॉफिट का मेथड हमने पढ़ा था ना पहला, उसी हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर स्टेप 4, अब एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, अब निकलेगा सुपर प्रॉफिट, बराबर है। तो अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ, अगला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हो गया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। मेरे साथ साथ लिखते चलो। अभी थोड़ा सा हम लोग इस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार यकीन मानो यही बेसिक चीज है। ये जो प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट निकालना,
यही एक बार क्लियर हो गया ना तो इसके क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाते चलेंगे हम, बराबर है क्या? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, एक बार बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर है। मैंने आपको याद होगा थर्ड सेमेस्टर में कंसाइनमेंट भी बहुत देर तक बेसिक्स पढ़ा था कंसाइनमेंट के, लेकिन जब हमने क्वेश्चन चालू किए थे तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, है ना? तो वैसा यहाँ पर भी करेंगे। चलो, उसके बाद समय ले रहा है कोई भी टीचर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही कुछ भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक बहुत अच्छे से करवा के दे रहा है, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हर चीज लिख के दे रहा हूं मैं आपको। स्टेप नंबर 5 लास्ट में आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ, बराबर है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। क्या हो गया इसको बीच में ही, इसको भी सिलेबस टफ लग रहा है। ठीक है, डन। तो दिस 5 स्टेप्स वी हैव टू डन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हमारी डन हो गई, जो कि 5 स्टेप्स हमको करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप ये पूछेंगे सर ये हर क्वेश्चन में ये 5 स्टेप करने हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया रहेगा तो फिर टेंशन ही नहीं है, स्टेप 1 स्किप हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको दिया रहेगा, स्टेप 2 स्किप हो गया। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया, डायरेक्ट गुडविल निकाल लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, लेकिन मैंने आपको पूरी चीज लिख कर दी है कि अगर ऐसा आया तो क्या होगा और वैसा आया तो क्या होगा। अब इसमें से जो जो चीजें दी है उसको क्यों सॉल्व करना है हमने, वो स्टेप वहां पे स्किप हो जाएंगी फिर, बराबर है। तो ये हमने पढ़ा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरीके से निकालते हैं। मैं जानता हूं आपको इसका एग्जांपल सॉल्व करने की थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, लेकिन इसका एग्जांपल हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब लेंगे। बस अभी आप स्टेप्स समझ लो कि गुडविल को सॉल्व करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से इस तरीके की स्टेप्स होती है। इसको आप लिख के रखो। ठीक है, मैं डिस्प्ले शो कर रहा हूं आपको। वीडियो पॉज करो, लिख लो बेटा। डन। तो ये हो गई हमारी सेकंड मेथड। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट्स किस तरीके से सॉल्व करनी है, क्यों करनी है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ही सॉल्व करना है। पेपर में एडजस्टमेंट दी रहेंगी, क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट्स दी रहेंगे आपको। वो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ही आपको एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और ये जो नेट एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करना है, बरोबर है क्या? फिर आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हमने देखा कि एक और मेथड से गुडविल सॉल्व होती है जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। तो हमने देखा कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। फिर हमने देखा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है, तो वो ऐसे निकलता है। फिर हमने देखा इसमें एवरेज प्रॉफिट है और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता? एज पर मेथड 1 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम आए नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले पे, जिसमें लिखा था
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। फिर हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकाला जाए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इट इज नथिंग बट एसेट माइनस लायबिलिटीज। क्लियर है क्या? पक्का? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से आते हैं। बची हुई दो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, देन अपना इस चैप्टर का पूरा बेसिक जो है कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युइटी मेथड को फिनिश करने का। ओके बेटा, आई होप कि आपको क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक थम्स अप कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।